डेलीगेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर वर्क्स को डेलीगेट किया जाए। अब डेलीगेशन होता क्या है हम इसको समझते हैं। जब भी कोई सुपीरियर होता है तो उसके पास कई सारे काम होते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, कुछ जरूरी होते हैं, कुछ गैर जरूरी होते हैं, यानी कुछ कोर फंक्शंस होते हैं और कुछ नॉन कोर होते हैं। तो ऐसे में अपने टाइम सेव करने के लिए सुपीरियर अपना कुछ काम सबऑर्डिनेट को दे देता है जो कि नॉन कोर लेवल का होता है, ताकि जो कोर एक्टिविटी है उस पर वो ज्यादा फोकस कर सके। तो ये जो काम वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है, इसी को काम को डेलीगेट करना कहते हैं और इस प्रोसेस को डेलीगेशन कहा जाता है। Superior subordinate relationship where superior gives some of his routine work to his subordinate so that he/she can concentrate on important task which requires his/her active role. यहाँ पे कहा है जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होती है तो सुपीरियर अपने कुछ रूटीन वर्क अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है सो दैट ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन सम इम्पॉर्टेंट टास्क विच रिक्वायर हिज हर एक्टिव रोल। तो जहां पे उसकी ज्यादा जरूरत होती है वो उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता है डेलीगेशन की वजह से, राइट। तो अगर मैं डेलीगेशन की बात करूं तो इसके तीन मेनली एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है अथॉरिटी, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। यदि किसी व्यक्ति को आप कोई काम करने के लिए देते हैं तो उसके साथ साथ आपको कुछ अथॉरिटी भी उसको देनी पड़ेगी जो वो यूज कर सके। साथ ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है उस काम को पूरा करने की, और अगर काम नहीं हो पाता है ढंग से तो उसके लिए अकाउंटेबल भी वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहें कि जाओ उस कमरे में से वो सामान ले आओ, तो उस कमरे की आपको चाबी भी उसको देनी पड़ेगी। तो वो जो चाबी देने का काम होता है दैट इज अथॉरिटी। सामान लेके आने को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर इस बीच में कुछ गलत हो गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी उसकी जिम्मेदारी भी उसी सबॉर्डिनेट की होगी। तो एक एक करके इन तीनों को हम समझते हैं। अथॉरिटी, authority is the right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. तो अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी एक इंडिविजुअल का जो अधिकार है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कमांड दे सके, इसी को अथॉरिटी कहा जाता है। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज हायर लेवल एंजॉयज मोर अथॉरिटी। इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी अधिकार होते हैं इसका फ्लो टॉप से बॉटम की तरफ होता है। यानी जो टॉप बॉस होते हैं वो अपने वर्क को डेलीगेट करेंगे उनके सबॉर्डिनेट्स को। अब उनका जो सबॉर्डिनेट है हो सकता है वो किसी का सुपीरियर हो, तो वो अपने वर्क को डेलीगेट करेगा अपने सबॉर्डिनेट को। तो हमेशा अथॉरिटी तो जो दी जाती है वो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को दी जाती है, इसीलिए कहा जाता है अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी सबॉर्डिनेट की जो जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि उसको करना ही करना है जो काम उसको दिया जा रहा है, इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इट फ्लोज अपवर्ड, दैट इज अ सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो जो होता है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। इट फ्लोज अपवर्ड, यानी जो भी सबॉर्डिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सुपीरियर के लिए। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होता है वो हमेशा अपवर्ड्स होता है, नीचे से ऊपर जाता है। इट अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। जहां पर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होता है वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो सकती है। लास्ट जो पार्ट है दैट इज अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी। बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड्स। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये फाइनल आउटकम है, यानी जो रिजल्ट आया उसके बारे में है। अगर रिजल्ट ठीक है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट वो नहीं आया जो चाहिए था तो उसके लिए वो व्यक्ति अकाउंटेबल होगा जिसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। इसमें लिखा है इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये जो अकाउंटेबिलिटी है डेलीगेट नहीं की जा सकती, और इसका फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर होता है, यानी जो सुपीरियर होता है उसके लिए हमेशा सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल होगा। तो सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल है सुपीरियर के लिए, वो जो सुपीरियर है वो उसके सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल है, एंड सो ऑन। तो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम डाउन टू अप। कंपल्सरी थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आप रेगुलर फीडबैक लेते रहें कितना काम हुआ है उसके बारे में। तो ये तीन एलिमेंट्स थे
आपके डेलीगेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंस के बारे में। तो मीनिंग, अथॉरिटी मीन्स पावर टू परफॉर्म द टास्क, किसी भी काम को करने के जो अधिकार होते हैं उसको अथॉरिटी कहा जाता है। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, यानी कि मजबूरी है कि आपको करना ही करना है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसरेबिलिटी फॉर द असाइन टास्क, यानी जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसके लिए जो आंसरेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उसी को अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। Delegation. Authority can be delegated. Responsibility cannot be entirely delegated and accountability cannot be delegated at all. अथॉरिटी जो होता है सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को दे सकता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पूरी की पूरी किसी को नहीं दी जा सकती। कहीं ना कहीं जो सुपीरियर है वो भी उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो काम नहीं होता है तो। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अगर सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को कोई काम नहीं काम दिया है और वो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है। एक्चुअली अकाउंटेबल वो सब सुपीरियर है जिसको वो काम करना चाहिए था। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ओरिजिन, इट अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। फॉर्मली जो पोजीशंस होती है, जो सुपीरियर होता है और जो सबॉर्डिनेट होता है, उससे ये चीज अराइज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो अथॉरिटी डेलीगेट कर रही है ये उससे अराइज होता है। वेर एज अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी तरफ से ये अकाउंटेबिलिटी अराइज होती है। फ्लो के बारे में कहा गया है कि अथॉरिटी का फ्लो हमेशा अप टू डाउन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमेशा डाउन टू अप होगा और अकाउंटेबिलिटी का डाउन टू अप होगा। ये इसका फ्लो होगा। नेचर, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, आप अपने सबॉर्डिनेट को दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के साथ अपने आप आ जाती है। वेर एज अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड, यानी कि इसको थोपा जाता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी ही होगी। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन। अभी डेलीगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, इफेक्टिव मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंट ग्रोथ, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। इन एडवांटेजेस को एक एक करके समझते हैं। ये जो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, इसका मतलब क्या है? ये जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होती है ना, ये इसी के थ्रू पैदा होती है। जब कोई सुपीरियर होता है तभी वो अपने सबॉर्डिनेट को कुछ दे सकता है। दिस इज द बेसिस ऑफ हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कौन किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट को काम डेलीगेट करते हैं, उसी की वजह से ये हायरार्की बनती है मैनेजमेंट के, विच इन लॉन्ग रन फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइजेशन। अगर इसको लॉन्ग रन में यूज किया जाए डेलीगेशन को, और हर लेवल पे डेलीगेशन किया जाए, तो यही डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है बाद में। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो बाय डेलीगेटिंग रूटीन टास्क, मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट टास्क एंड एक्सेल इन न्यू एरियाज। तो अगर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ काम कर रहा है, जो रूटीन काम दे रहा है, जो रूटीन के हैं, तो उसके पास अब इतना समय है कि वो एक्स्ट्रा काम कर सकता है। और डेफिनेटली अगर वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो वो ज्यादा सक्सेस ले सकता है उन एरियाज में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है। Next है coordination. It helps to define the powers, duties and answerability related to various positions in an organization, which reduces duplication of the effort. तो यहाँ पर coordination कैसे हो रहा है कि जो भी powers है, duties है या answerability है किसी भी organization में, वो तय हो रही है और इसकी वजह से कोई duplication नहीं हो रहा है काम का। Next है assist in growth. Helps in the expansion of an organization by providing a ready workforce to take up leading positions in new ventures. Suppose कोई ऐसा सबॉर्डिनेट है जिसने अपने सुपीरियर के साथ काम करते करते ज्यादातर रूटीन काम सीख लिए हैं। ऐसे में अगर वो सुपीरियर या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे या खुद प्रमोट हो जाए, तो जो सबॉर्डिनेट है वो उसकी जगह लेने के लिए एकदम रेडी रहेगा, क्योंकि उसको वो सारे काम आते हैं जो उस पोजीशन पर उसको आना चाहिए। तो असिस्ट इन ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यदि कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है और वो अच्छे से कर रहा है, तो ये एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन का काम करता है। Trust on the part of superior and commitment on the part of subordinate motivate the subordinate to perform better and improves his confidence. यदि superior अपने subordinate पे trust करे और जो subordinate है वो committed रहे काम को करने के लिए, तो इससे उस subordinate को motivation मिलेगा और वो और ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा, साथ ही उसका confidence भी बढ़ेगा।
Employee development. Employee gets more opportunities, use their skills and gain experience and develop them for higher position. तो अगर कोई सबॉर्डिनेट है और वो अच्छा काम कर रहा है, उसको जो भी काम दिया जाता है वो बेहतर कर पा रहा है, तो उसका सुपीरियर उसको और ज्यादा काम देगा, जिससे उसकी स्किल्स डेवलप होगी, वो ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा और ग्रेजुअली एक समय आएगा कि वो हायर पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी उसकी ग्रोथ हो पाएगी। राइट, सो एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला तो हायरार्की ग्रोथ है, फिर रिलीफ डिसीजन है, फिर मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट है। तो हायरार्की ग्रोथ, रिलीफ डिसीजन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट, ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस हैं। ऑलराइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो दो तरीके से की जा सकती है, या तो सेंट्रलाइज तरीके से या डिसेंट्रलाइज तरीके से। अभी इनका मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज मतलब होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट लेवल्स, जनरली एग्जिस्ट्स इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यदि सारे डिसीजन मेकिंग के काम वही करता है तो इसको सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, या इस प्रोसेस को सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, जहां सारी अथॉरिटीज वेस्ट करती है जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें। जनरली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां कम लोग काम करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता जिनका प्रोसेस, वहां पर ये टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वही सारे डिसीजंस लेता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अथॉरिटी एट लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस विद इन देयर पावर्स। यहाँ पर कहा गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक को कुछ न कुछ डिसीजंस लेने के लिए पावर्स दिए जाते हैं। इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर चाहे किसी भी लेवल के मैनेजर्स हों, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है और जिसकी वजह से वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो इस टाइप का ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये कहाँ पर ठीक एप्लीकेबल होता है? तो चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का होता है। डिफरेंस क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में? डिसीजन मेकिंग पावर एट हायर लेवल, अगर हायर लेवल के पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर है तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन एट द लोएस्ट लेवल, अगर लोएस्ट लेवल तक डिसीजन लेने की पावर दे दिया जाए तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। सूटेबल है ये स्मॉलर फर्म्स में सेंट्रलाइजेशन, लार्ज फर्म्स में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऑटोनॉमी, मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है तो मैनेजर्स को कुछ ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती है। वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स एंजॉय मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन, इनको काम करने की ज्यादा आजादी होती है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसीजन मेकिंग बिकम्स फास्ट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, असिस्ट इन ग्रोथ, एनहांस इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड स्मूथ कंट्रोल। एक एक करके सारे एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग बिकम्स फास्ट। डिसीजंस आर टेकन टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी कि जिस जगह पे डिसीजन लेने की जरूरत है वहीं पास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके लिए ऑथोराइज्ड है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल्स, तो डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे ऊपर तक की आपको अप्रूवल्स नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए भी क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। इंफॉर्मेशन डजंट हैव टू गो थ्रू लॉन्ग चैनल्स, इंफॉर्मेशन को बहुत लंबा अलग अलग लोगों के थ्रू होके जाना नहीं पड़ता, जो भी अथॉरिटी है वो वहीं पर प्रेजेंट होती है, तो क्विक डिसीजन हो पाता है, तो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट जो होता है उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। अगर डे टू डे की वर्किंग से रिलेटेड या कोई दूसरे भी अगर जो डिसीजन मेकिंग है अगर वो बांट दी जाए, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना जो कोर वर्क है उसके ऊपर फोकस कर सकता है। सो इट रिड्यूसेस डायरेक्ट सुपरविजन बाय अ सुपीरियर। अब सुपीरियर को हर चीज के ऊपर डायरेक्टली खुद नजर नहीं रखनी होती है, उसके लिए वो दूसरे लोगों को अपॉइंट कर देता है। Top management can concentrate on major policy decisions rather than day-to-day decisions. अब जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी मैटर्स पे अपने जो काम है वो करता रह सकता है, और डे टू डे के डिसीजंस जो है वो लोअर लेवल ऑफिसर्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है एनहांस इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। अभी आप सबॉर्डिनेट्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अथॉरिटी देंगे काम करने के लिए, तो डेफिनेटली वो उसको अगर कर पाएंगे तो वो और इनिशिएट करेंगे, वो और चाहेंगे कि उनको और ज्यादा काम मिले।
दिस प्रमोट्स कॉन्फिडेंस अमंग द सबॉर्डिनेट्स ड्यू टू फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन। अगर वो खुद डिसीजन लेंगे और वो ठीक होंगे तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। इट विल ब्रिंग मोर क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे वो जो एम्प्लॉयज हैं वो कुछ नया लेके आएंगे, नए आइडियाज लेके आएंगे, डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होंगे। नेक्स्ट एडवांटेज है असिस्ट इन ग्रोथ। आप खुद ही सोचिए, अगर एम्प्लॉयज अपने काम खुद कर रहे हैं और वो उस काम को करना जान जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है उनको, तो उनकी ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ होगी इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन या सैलरीज या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी। इट अवॉर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस टू डिवीजन और डिपार्टमेंटल हेड्स। जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या जो डिविजनल हेड है, उनको ज्यादा आजादी मिलती है डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। वो अपने सारे डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैनेजर डेवलप टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट्स। तो इससे होता क्या है, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए जो है वो स्पिरिट डेवलप होता है। साथ ही उनमें एक यूनिटी डेवलप होती है, विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल। नेक्स्ट एडवांटेज है मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। अभी ऐसे एम्प्लॉयज जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको और अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो वो और बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं वो यहीं से निकल कर आते हैं, जो कभी छोटे लेवल पे काम करते थे, अब वही बड़े लेवल पे काम करते हैं। So decentralization gives employee chance to prove their abilities to in their own working, helps to develop multi-skill talents due to greater autonomy. यहाँ पर उनको काफी सारे मौके मिलते हैं अपनी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए, और अगर वो उसको कर पाते हैं, अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर पाते हैं, तो उसका उनको फ्यूचर में फायदा मिलता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है इसका, दैट इज सुपीरियर कंट्रोल। Decentralization evaluates performance at each level and can be accountable for their results. Organizational goals can be effectively achieved. अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हर एक मैनेजर जिसको अथॉरिटीज दी गई थी, जिसको काम दिए गए थे, उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और उसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाती है। अगर सारे लोग इफेक्टिवली अपना काम करते रहेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको इजीली अचीव किया जा सकता है। तो ये थे कुछ आपके एडवांटेजेस डिसेंट्रलाइजेशन के। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको हम देख लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डेलीगेशन। इन दोनों में अंतर क्या है। बेसिकली अगर मैं पर्पस की बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस रोल्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स एट लोएस्ट लेवल। यानी कि यहां पर जो है, चाहे लोएस्ट लेवल का भी मैनेजर हो, उसका रोल बढ़ रहा है, उसको कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी जा रही है डिसेंट्रलाइजेशन में। वेर एज डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन में सिर्फ जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ ओवरऑल लोअर लेवल के जितने मैनेजर्स हैं सबको अथॉरिटीज दी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ पर्सन टू पर्सन काम हो रहा है। नेक्स्ट है इसेंशियल। डिसेंट्रलाइजेशन इसेंशियल है क्या, तो नहीं, दिस इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, वेयर एज डेलीगेशन कंपलसरी होता है। अगर टॉप बॉसेस हैं या बॉसेस हैं तो उनके पास और भी जरूरी काम होते हैं, वो अक्सर अपने काम जो है वो लोअर एम्प्लॉयज को दे देते हैं, सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं, जिससे वो अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ऑटोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो सबॉर्डिनेट्स एंजॉय मोर ऑटोनॉमी, दैट इज मोर फ्रीडम, वेयर एज इन डेलीगेशन सबॉर्डिनेट एंजॉय लेस फ्रीडम। सबॉर्डिनेट्स में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें सीधे सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी जाती है, यानी कि वो अपनी इच्छा से निर्णय ले सकते हैं। वेयर एज डेलीगेशन में क्या होता है कि बॉस जो होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, उस काम को ऐसे करना है, और उनको उसी तरीके से करना पड़ता है। अगर अथॉरिटी विड्रॉन की बात की जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन को विड्रॉ करना आसान नहीं है। अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे काम जो है टॉप बॉसेस नहीं देख सकते। वेर एज डेलीगेशन कैन बी विड्रॉन, डेलीगेशन को विड्रॉ किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, सबॉर्डिनेट को आपने काम दिया, वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, आप उसको हटा दीजिए, किसी और को वो काम दे दीजिए, डेलीगेशन। नेक्स्ट है स्कोप। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कहा है एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल। तो डेलीगेशन जो था सिर्फ दो लोगों के बीच का मैटर था, यानी सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को दे दिया, लेकिन अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन को फैला दिया जाए तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। वेयर एज डेलीगेशन के बारे में लिखा है लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो है उनके बीच के बारे में, जबकि अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन हो तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं।
एक डिफरेंस का टेबल बना हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला है पर्पस। डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है? रिड्यूस बर्डन ऑफ द मैनेजर। सिर्फ मैनेजर का थोड़ा बर्डन कम कर देना जिससे वो दूसरे काम पे कंसंट्रेट कर सके। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू द लोएस्ट लेवल। इसमें जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और उन पे भरोसा करना, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। इसेंशियल कंपल्सरी एक्ट होता है डेलीगेशन बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क। तो डेलीगेशन कंपल्सरी होता है, इसके अंदर जो है वो एक इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता, तो वो अपने सबॉर्डिनेट में उसको बांट देता है। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, डन एट द ऑप्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। यदि टॉप मैनेजमेंट चाहे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन करे, न चाहे तो न करे। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो टॉप मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करता, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो करना पड़ता है। ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन की बात करूं, आजादी की बात करूं, तो सबॉर्डिनेट्स एंजॉय लेस फ्रीडम इन डेलीगेशन, वेयर एज सबॉर्डिनेट्स एंजॉय मोर फ्रीडम इन डिसेंट्रलाइजेशन। इनको यहाँ पर ज्यादा आजादी है अपने डिसीजंस लेने की, इनको उतनी आजादी नहीं है। अथॉरिटी विड्रॉन की बात करूं तो अथॉरिटी कैन बी विड्रॉन बाय द डेलीगेटर। जो डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटीज को, वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी इजीली विड्रॉन। स्कोप की बात करूं तो डेलीगेशन का जो स्कोप है थोड़ा सा नैरो होता है, सिर्फ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में है। वेर एज डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप होता है वो काफी बड़ा होता है, एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल। ये भी एक तरीके का डेलीगेशन ही है, बट ये लोएस्ट लेवल तक का है, यानी नीचे तक के एम्प्लॉय को डेलीगेट किया जाता है यहाँ पे अथॉरिटीज।